ओके, आपका एक पॉइंट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पहले एक चीज़ आपको डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट। बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है? ये मूल प्रवृत्ति होती है, ये जन्मजात गुण होता है हर प्राणियों में, मनुष्य में भी और जितने हमारे लिविंग थिंग्स हैं उन सब में होता है कि वो अपने जन्म के साथ अपने कुछ गुण लेकर के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही वो रोने लगता है और उसके रोने से हमें खुशी मिल जाती है, क्योंकि हम रोने की आवाज़ सुन करके समझ जाते हैं कि बच्चा ज़मीन पर आ गया और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा रोता नहीं है तो उसका नहीं रोना हमारे रोने का कारण बन जाता है, क्योंकि वो अगर रोएगा नहीं तो ये जिएगा नहीं। अब ये तो बच्चे को हम नहीं समझाने जाते हैं, हम तो जानते हैं कि वो नहीं रोएगा तो वो नहीं जिएगा, लेकिन बच्चा तो नहीं जानता है। लेकिन वो इस मूल प्रवृत्ति के साथ आता है, जीवन उसका जीवन है, वो जीने के लिए संघर्ष करता है आने के साथ ही, चूँकि वो रो करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को चालू करता है, सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है और बच्चा के जीने के लिए सबसे पहले आवश्यकता उसको सांस लेनी होती है, इसलिए वो काम करता है। ठीक है, यहाँ से सिस्टम ठीक सही हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम घर के में लेकर के आते हैं, फिर एक बार ऐसा लगता है कि बच्चा रोता है, अब क्या है भाई, सांस तो लेने लगा, जीने लगा, अब क्यों है? फिर यहाँ जीने की कहानी आती है, उसको भूख लगी। आप तो नहीं बताने जाते हो कि तुमको भूख लगी तो तुम रो, लेकिन उसकी ये प्रवृत्ति है कि भूख लगी है तो वो आपको बताना चाहेगा और उसका प्रवृत्ति क्या है कि वो रोएगा। ठीक, वो रोता है। अब जब माँ उसको दूध पिलाने जाती है तो उसको कोई नहीं सिखाता है कि आपको माता का दूध कैसे पीना है, वो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। हम ये चीज़ सिखाते नहीं हैं कि आपको कैसे दूध पीना है, लेकिन वो दूध पीता है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं। कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी होती है, कुछ विशेषताएं हमारे में ऐसी होती है जो जन्मजात होती हैं और ये हमारे आने वाले दिनों में सभी व्यवहारों का कारण होती है। ये मोटिवेट करती हैं हमें किसी भी काम को करने के लिए, और जब कुछ हम सीखने चलते हैं तो उसमें मोटिव का बड़ा रोल होता है। अगर आप मोटिवेट नहीं होगे तो आप कोई काम सीखोगे नहीं। इसी तरह से बहुत सारे आपके बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, इस पे रिसर्च किया गया, इस पे देखा गया और बहुत अच्छी स्टडी मैकडूगल ने की और इसी तरह से उन्होंने करीब 14 बेसिक इंस्टिंक्ट को बताया है, 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया है जिससे कि हमारा व्यवहार होता है। ये एक कारण होते हैं हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए या व्यवहार को करने के लिए। ठीक है, जब हम बेसिक इंस्टिंक्ट पढ़ेंगे इस पर और ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। फिर इस पर अगर आगे बढ़ेंगे, बहुत तरह के होते हैं। एक जीवन प्रवृत्ति होता है बेसिक इंस्टिंक्ट, और एक होता है मृत्यु प्रवृत्तिक होता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, या आप कह लो कि एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट होता है, एक निगेटिव इंस्टिंक्ट होता है। पॉजिटिव इंस्टिंक्ट आपको सब पॉजिटिव बिहेवियर के लिए मोटिवेट करता है, और निगेटिव इंस्टिंक्ट आप कह सकते हो निगेटिवली बिहेवियर के लिए मोटिवेट करता है। अगर ये आप जान जाते हो कि किस बच्चे में पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है और किस बच्चे में निगेटिव इंस्टिंक्ट है, तो आप अपने व्यवहार को उनके अनुकूल ढालने की कोशिश करते हो। जिस बच्चा में पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हो, और जिस बच्चे में निगेटिव इंस्टिंक्ट है उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं या उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका ये निगेटिव बिहेवियर दबाइए नहीं, वो और नुकसानदेह होता है। कोशिश करो कि उसको आप उसके बिहेवियर से निकाल दो। ये बेस्ट टेक्निक होती है। दबाने से, सप्रेस करने से क्या होता है कि वो दबते धीरे धीरे दबते फिर बाद में और ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप कभी एक ऐसी स्थिति देखे होंगे कि कभी किसी बच्चे को आपने डरना नहीं सिखाया, वो चल रहा है या मान लो बोर्ड पे खिसकता है, बेड पे खिसक रहा है, और जब गिरने के कंडीशन में आता है तो अपने बचाने को कोशिश करता है, रोकता है कि मैं गिरूँ ना। ये किसने सिखाया? किसी ने नहीं, ये वो जानता है। कभी कभी आप किसी चीज़ से बच्चे को डरना नहीं सिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टिमुलस सामने आ जाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा है, और डायरेक्टली सही में वो चीज़ें डरने की चीज़ होती है, तो वो चीज़ें वो डर जाता है।
ये आप सिखाए नहीं है, लेकिन वो इंस्टिंक्ट उसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में करते हैं। बच्चा का जन्म होता है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। एक इन्फेंट पीरियड से लेकर के हम लोग एडोलसेंस पीरियड तक जा कर के देखेंगे कि उनमें क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, और इस डेवलपमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या नीड्स होते हैं, और उस नीड्स को अगर जब सेटिस्फाई नहीं होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बहुत ईजी कह सकते हो, बड़ा ईजी है, लेकिन जब तक से आप इसको समझते नहीं हो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि मान लो एक बच्चा, हम लोगों के स्कूल्स का जो भी ये है, वो चाइल्डहुड में ही बच्चे आते हैं स्कूल्स में। तो जो इन्फेंट पीरियड के बच्चे रहते हैं उनका बिहेवियर और जो चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर, अब दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते। सब में सब चीज़ होता है। एक इन्फेंट पीरियड का बच्चा का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, लैंग्वेज, सब डेवलपमेंट होते हैं, समय के साथ सब चीज़ होते हैं, और उसी तरह से उन डेवलपमेंट के साथ उसकी आवश्यकता भी होती है। और उस आवश्यकताओं को जब आप पूरी कर देते हैं तो बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, और जब आप पूरी नहीं करते हैं तो बच्चा अनसेटिस्फाई होता है। ये चीज़ें समझनी हमको बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, या फिर हमारे एजुकेशन का जो सेंटर है, कौन है? स्टूडेंट। तो उसकी हर फीलिंग को, हर नीड्स को समझना बहुत आवश्यक है, और उस नीड्स के हिसाब से आपको सारी प्लान करनी होगी। अगर आप उसके नीड्स को फुलफ़िल नहीं करोगे, देन जा कर के वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो हम कोशिश क्यों ना करें, हम प्रॉब्लम तक पहुंचने ही ना दें। और इसमें आपको एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत मदद करता है। जब आप डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लेते हो, तो आपका ब्रेन खुल जाता है कि अच्छा, इस एज में बच्चा अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसको क्या चाहिए। खासकर प्राइमरी एजुकेशन में आप देखेंगे कि बहुत बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। ऐसा नहीं है कि बदमाशी करते हैं, उनको अटेंशन दिलवाना होता है अपने प्रति। अब आप सोचो कि अरे बड़ा बदमाशी कर रहा है बच्चा, और उसके हिसाब से आप ट्रीट करते हो, तो ये आप गलत करते हैं। आपको समझना होगा कि एक बच्चा जो घर छोड़ करके आता है, वो सबसे ज़्यादा सब अटैच रहता है अपने मम्मी से, पापा से, सबसे प्यार पाता है, और यहाँ आता है तो भी वो अपना इस नीड्स को लेकर के आता है। इसलिए आपको पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ उनको प्यार देना, प्यार से समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक वही बच्चा जब चाइल्डहुड में जाता है, ये अर्लियर चाइल्डहुड की बात करते हैं, लेटर चाइल्डहुड में जाता है, तो उसके नीड्स बदल जाते हैं। अर्लियर चाइल्डहुड में आप छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाते हो, आप टेबल का कुछ इनिशियल चीज़ें आप बताते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उनको समझ में आने लगती है, तो आप एज के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से आप प्रॉब्लम्स के डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने लगते हैं। जो अर्लियर चाइल्डहुड में जो आप डिफ़िकल्टी लेवल रखते हैं, वो आप लेटर चाइल्डहुड में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है बच्चे का, जब लेटर चाइल्डहुड, मान लो जैसे 11, 12, 13 साल का बच्चा जो हो जाता है, यानी टीन एज से जब कम का बच्चा होता है, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका होता है, वो बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है, तो सोशल नीड्स उसके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब वो केवल क्लासरूम तक नहीं रहता है, वो इंटर क्लासरूम, या फिर आप कह सकते हो इंटर स्कूल कंपटीशन में भाग लेने के लिए सोचता है। सोशल डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो उस चाहेगा कि आप उसको सोशली लीड करने के लिए कोई मौका दें, वो आप डिस्कशन करना चाहता है। साथ ही आपको कोई भी चीज़ अगर आ जाता है तो रीजनिंग पावर उसमें बहुत अच्छी होने लगती है। मेंटल लेवल में अब केवल टेबल तक वो नहीं रह सकते हैं। ठीक ये सारी चीज़ें देख करके ही हमारे एजुकेशनिस्ट ने प्लान भी किया, उसी तरह से सिलेबस भी बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम उसको प्लान करके चलते हैं। एक जीन पियाजे, बड़ा मशहूर नाम है, आप जानते भी होंगे, उन्होंने कहा है कि जो 12 साल के बच्चे होते हैं उसमें थिंकिंग पावर, रीजनिंग, क्रिटिकली एवेल्युएशन, ये सारे चीज़ें उनमें आ जाती हैं। और जब क्रिटिकली एवेल्युएट करता है कोई भी बच्चा, तो नो डाउट उसमें आपको मेरिट डिमेरिट्स देखने के भी ट्रेट आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, कि वो एक दूसरे को एवेल्युएट करता है।
तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट अगर सब कुछ अच्छा से हुआ है तो उस हिसाब से हम अपने टीचिंग को प्लान करते हैं। अगर कहीं भी कभी भी किसी बच्चे में अगर कोई भी डेवलपमेंट अगर थोड़ा सा पुअर हो तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बड़ा अच्छा है लेकिन वो फिजिकली ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको मेंटल वर्क तो आप कराएं बट फिजिकल वर्क ना कराएं। जैसे मान लो मैंने बताया था को-करिकुलर एक्टिविटी में, ठीक है, को-करिकुलम एक्टिविटी में आप ऐसे वर्क उसको दो जो कि फिजिकली ना होकर के मेंटल से रिलेटेड हो, मानसिक शक्तियों से रिलेटेड है। कुछ क्रिएटिविटी वर्क हो जिसमें अगर उसका इंटरेस्ट है तो आप करवाइए। ये हमको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से। ठीक उसी तरह से एडोलसेंस पीरियड आ जाता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड। इसमें आपको संभालना बहुत ज़रूरी होता है और इस पीरियड में एक टीचर्स की रोल बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आप एडोलसेंस पीरियड को संभाल लेते हो तो आप एक अच्छे टीचर नो डाउट बन जाते हैं। इस पीरियड में दो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक सोशल डेवलपमेंट और एक इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक ट्रांजिट फेज होता है बच्चों का डेवलपमेंट का। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, बच्चा जब चाइल्डहुड से जब एडोलसेंस पीरियड में जाता है तो बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, हार्मोन सिक्रेशन होता है, इसलिए अंदर से वो एकदम तूफान जो कहा जाता है ना, वो उसमें जुड़े हुए तरह अंदर में पावर शक्ति बहुत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी दीन दुनिया बिल्कुल बदलने लगती है, मेंटली फिजिकली वो स्ट्रांग होने लगते हैं। और अगर आपका सपोर्ट और घर का सपोर्ट मिलता है तो नो डाउट वो इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर आपका सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा पीरियड होता है, बच्चों को इमोशनली डाइवर्ट होते हैं, संवेगात्मक रूप से डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि उनके ग्लैंड्स जो बढ़ने लगते हैं, हार्मोन्स जो डेवलप होने सिक्रेट होने लगते हैं, उसके चलते क्या होता है, उनका इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस होने लगता है। इसलिए इस वक्त बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उनके डेवलपमेंट के हिसाब से आपको अपना एजुकेशन का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। खासकर एडोलसेंस पीरियड में बच्चों का इमोशनल बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको उनको समझना होगा कि बच्चे की नीड्स क्या है, और अगर एडोलसेंस पीरियड में आप उनके नीड्स को नहीं समझते हो तो नो डाउट आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरी बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है बच्चों के एजुकेशन से। इस हिस्से में आपके स्कूलिंग पीरियड का लास्ट होता है और हायर एजुकेशन के लिए बच्चे स्टार्ट होते हैं। किसी कारण से अगर उनका एजुकेशन डिस्टर्ब होता है तो उनका बेस बुरा हो जाता है। इसलिए हमको एज अ टीचर यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी आपको बहुत मदद करती है कि आप किशोरावस्था को, एडोलसेंस पीरियड को समझिए, जानिए। पूरा एक टॉपिक है नीड्स ऑफ एडोलसेंस, प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, कि आप उनको अच्छे से समझिए और आप देख करके ही समझ जाओ कि ये बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और आप उनकी मदद कर सके बिना कहे हुए। ओके, थैंक यू।